चले आगे, पक्की बात। कभी दुकान से चीनी लिए? लिए? लास्ट टाइम कब लिए थे चीनी? कितना अरसा हो गया? खवातीन में से पूछते हैं, लास्ट टाइम चीनी कब बाय करने के लिए गए थे आप लोग? रमजान के स्टार्ट में गए थे, क्या रेट था चीनी का? पूछा ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी। पैसे आ रहे हैं, जाड़ी जाओ जाड़ी जाओ जाड़ी जाओ। मीठी होती है वो तो मैं बता। 180, अच्छा वो मीठी और 180। अच्छा चले हम लोग उसको 200 रुपया अज्यूम कर लेते हैं। ये है एक लड़का, ये कौन है? ये कौन है? लड़का। ये जाता है एक शॉप पे, इसकी आंखें नहीं है, ये जाता है एक शॉप पे, जाके कहता है अल्लाह के रास्ते मैनू चीनी दे दियो, मैं बहुत गरीब है, मेरी अखा नहीं है गया, मेरे हाथ भी नहीं है गए। अच्छा खैर, तो इसके पास है 200 रुपया जेब में। ये गया दुकान वाले के पास और जाके कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार ने उससे पैसे लिए और उसको 1 किलो चीनी पैक करके हवाले कर दी। क्या दो पार्टीज हैं? क्या चीनी बाय करने की ऑफर हुई है? क्या चीनी बेचने की एक्सेप्टेंस हुई है? क्या दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? क्या चीनी बेचना बुरी बात तो नहीं है, हराम तो नहीं है? क्या चीनी जोर ज़बरदस्ती से बेची जा रही है? नहीं। क्या दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मानते हैं इस बात को? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में इस लड़के को चीनी बतौर कंसिडरेशन मिल जाएगी और दुकानदार को क्या मिलेगा? ₹200 बतौर व्हाट? बतौर कंसिडरेशन। तो ये है पूरा खेल कंसिडरेशन का कि एक हाथ दो, दूसरे हाथ कुछ याद करते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे तीसरा एलिमेंट जो ऐड करना पड़ता है वो कौन सा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको क्या पैसे मिले हैं? क्या मिला है? गुड्स। और इसको मनी। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स या सर्विसेज। यही दुकानदार और यही लड़का, एग्जाम्पल थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं। ये गया चीनी लेने के लिए और जाके कहता है कि मुझे चीनी चाहिए। सिनेरियो 1, दुकानदार ने कहा पैसे लाए हो? उसने कहा जी लाया हूँ। उसने जेब से पैसे निकाले, दुकानदार ने चीनी पैक की, दोनों ने प्रेजेंट टर्म्स में ये ट्रांजैक्शन कर ली। विद इन 5 मिनट्स ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। विद इन 5 मिनट्स ये प्रेजेंट टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरा केस, लड़का जाता है चीनी चाहिए मगर पैसे अभी नहीं है, पैसे मैं तुम्हें दूंगा 2 हफ्तों के बाद, खाते में लिख लो। होता है ऐसे। तो दुकानदार ने 200 रुपये की चीनी इसको प्रोवाइड कर दी और अपने पास क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा? रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया होगा। रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर लड़का कितना रिकॉर्ड किया होगा? 200 रुपया। क्या दुकानदार को कंसिडरेशन उसी वक्त मिल गई है? कब मिलेगी?
तो 2 हफ्तों बाद को क्या मैं फ्यूचर कह सकता हूँ? मगर उस लड़के को क्या प्रेजेंट टर्म्स में अपनी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ चीनी मिल गई है? मिल गई। सिनेरियो 3, लड़का गया, चीनी चाहिए। उसने कहा कि भाई चीनी अभी मेरे पास नहीं है, पैसे दे जाओ, जैसे ही आएगी मैं भिजवा दूंगा। लड़का मेरा तुम्हें तुम्हारे घर पे डिलीवर कर देगा। क्या दुकानदार को प्रेजेंट टर्म्स में 200 रुपया मिल गया? क्या लड़के को प्रेजेंट टर्म्स में चीनी मिल गई? नहीं। कब मिलेगी? जब आएगी। 2 हफ्तों के बाद जब चीनी उस तक पहुंची तो क्या उस वक्त वो पैसे फिर से देगा? नहीं। उसने अपनी कंसिडरेशन पास्ट में दे दी थी। किसको दी थी? दुकानदार को दे दी थी। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, it can be present and it can be in the form of future. आप लोगों ने कॉलेज को फी दी है, क्या सारी क्लासें एक ही दफ़ा मिल गई हैं? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डेली बेस पे मिल रही हैं क्लासेस। मगर क्या कॉलेज को सारे पैसे वन गो में मिल गए? लेट सपोज आपने एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट कराई, किस्तें वगैरह नहीं की और आपने पैसे कर दी, तो कॉलेज को प्रेजेंट टर्म्स में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आपने सारे पैसे पे कर दिए। कॉलेज को सारी कंसिडरेशन यकमुश्त मिल गई, ट्रांसफ़र हो गई। मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मिल रही है कंसिडरेशन, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। कुछ प्रेजेंट में मिलती है, कुछ फ्यूचर में मिलेगी। आज मिल गई इन प्रेजेंट और आगे आपको फ्यूचर में मिलेगी। मगर कल भी तो मिली थी, वो क्या थी? पास्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कौन करता है? हमने इसके ऊपर एक अच्छी खासी बहस की थी शुरू में। कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कौन करता है? ऑफरर। सबसे पहली बात कौन करेगा? ऑफरर। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि कंसिडरेशन ऑफरर की तरफ से आती है? जो लड़का है, इसने जाके पहले बात की ना कि मुझे चीनी चाहिए, आप लोगों ने पहले आगे बात की थी कि हमें क्लासेस चाहिए। इसका मतलब है कि इनिशिएटर डिसाइड करता है कि मुझे कंसिडरेशन क्या चाहिए, और उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम लोगों ने कहा था एक ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड इट कैन बी एब्सटेन या फॉरबियरेंस, करना या रोकना। एक फादर ने कहा कि तुम सिगरेट छोड़ दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, ठीक है? तो ये जो 10,000 रुपये की कंसिडरेशन है, ये क्यों दी जा रही है? सिगरेट छोड़ने की। एक कॉलेज कहता है कि आपने दूसरी जगह पर जाके पढ़ाना नहीं है, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, ना पढ़ाने का देंगे। तो ये कंसिडरेशन मिल रही है, और कुछ करने के लिए मिल रही है? नहीं, कुछ ना करने के लिए मिल रही है। इसी तरह वॉचमैन को आपने सैलरी दी कि तुमने सोना नहीं है, हम तुम्हें उसके बदले क्या देंगे? 20,000, 25,000 सैलरी जो भी है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं ना सोने के। तो ये भी क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां तक बातें समझ आती हैं? अच्छा, अब आइए जरा इसके एसेंशियल्स को देखते हैं। कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग या एब्सटेनेंस और फॉरबियरेंस। तो ये बात तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कोई नई बात नहीं कर रहा। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ, पुरानी बात। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट या, पुरानी बात हो गई अब। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक लाइन लिखवा रहा हूं, अगर लिखिएगा, उर्दू में लिखिएगा। लिखें, कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी
जा सकती। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज ही आपस में एक दूसरे को पैसे और सामान दें। उसने कहा था कि आप घर जाएं, मैं आपको अपने लड़के के हाथ चीनी भिजवा रहा हूं, यानी कि वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका एजेंट है, उसके हाथ उसने कंसिडरेशन ट्रांसफर करनी है या करवानी है। इसी तरह खुद सोच के बताइएगा, आपने पेमेंट किसको की थी पढ़ने की? कॉलेज को या मुझे? पढ़ा कौन रहा है, कॉलेज या मैं? मगर पेमेंट तो आपने कॉलेज को की हुई है। कॉलेज के लिए आपको कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं। क्यों? बिकॉज आई एम लीगली बाउंडेड, आई एम लीगली बाउंडेड बाय कॉलेज। तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। वो खुद भी कर सकता है या उसका कोई लीगल वारिस भी कर सकता है, कोई एजेंट भी कर सकता है। आपको माजी में लेके जाता हूँ। वो जैन और दाऊद की कहानी याद है? गाड़ी बेची थी, डेथ हो गई थी। गाड़ी बेची थी और डेथ हो गई थी। डेथ हो गई और एक्सेप्टर को पता नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था बन गया, मगर अब उस बंदे की तो डेथ हो गई है, प्रोमिसी की तो डेथ हो गई है। अब गाड़ी कौन देगा? लीगल वर्सा। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वही बंदा दे, दूसरा बंदा भी पे कर सकता। याद है? क्लियर है? अच्छा, फिर कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, रियल टर्म्स में होनी चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का? रियल हो, जो नजर आए। भाई मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, दिस इज इल्यूजरी, पॉसिबल नहीं है। मैं इस मुर्दे में जान भर दूंगा, इल्यूजरी। मैं कैफ क्वालिफाई कर लूंगा, इल्यूजरी। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, या पैसा हो या गुड या सर्विसेज हो, कोई इल्यूजरी बात ना हो, कोई इलॉजिकल बात ना हो, ठोस बात हो, सर्टन हो और डेफिनेट हो। इसी तरह एक पॉइंट यहां पे नहीं है, आप लोग नोट कर लें, बताता हूं। लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। कंसिडरेशन होनी चाहिए, चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। फ्री में कुछ नहीं होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। कंसिडरेशन होनी चाहिए, चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, लिख लें पहले। लिख लिया? इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप बेच रहे हैं तो उसके पीछे कम से कम कोई पैसा जरूर लें। बिल्कुल आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना। वो पैसे कम हैं या ज्यादा हैं, एडिक्वेसी इसे कहते हैं, एडिक्वेट होना। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कम है या ज्यादा है, ये फैसला कोर्ट करेगी। मगर बिजनेस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन बिहाइंड इट, चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो, मगर कंसिडरेशन मौजूद होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर ये इस पॉइंट को जरा समझते हैं एक या दो एग्जांपल्स के साथ। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता? आग बुझाना। कोई और काम भी होता है उनका?
तो जब आग बुझाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जान ही बचा रहे होते हैं। क्या उनका काम ये होता है कि सामान की हिफाजत करना, सामान को बाहर फेंकना, सामान बचा के लेकर आना, आग में से सामान को निकालना उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर तो फायर ब्रिगेड आई है और आग लगी हुई है घर में, और जिसके घर में आग लगी हुई है उसके घर को आग से बचा लिया, आग बुझा दी, क्या मिस्टर ए जिसके घर में आग लगी थी वो कोई पैसे पे करेगा फायर ब्रिगेड वालों को? नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो पैसे कहाँ से लेते हैं? गवर्नमेंट से लेते हैं। दे आर लीगली बाउंड टू डू देयर जॉब। बट अगर वो बंदा कहे कि यार चौथी मंजिल पे मेरा आईफोन पड़ा हुआ है, वो आईफोन बचा के ला दो, तो उस केस में वो फायर ब्रिगेड का बंदा इस काम के लिए लीगली बाउंडेड नहीं है। तो अगर वो चला जाए, लेट सपोज वो चला जाए, तो फिर आपको कोई ना कोई कंपनसेशन उसको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वो काम किया है जिसके लिए वो लीगली बाउंडेड बाय लॉ नहीं है। ये समझ आई? एक और एग्जांपल, आपने कॉलेज को डे 1 पे सारे पैसे पे कर दिए थे, कॉलेज ने मुझे लीगली बाउंड किया हुआ है आपको क्लासेस डिलीवर करने के लिए। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई हर क्लास के लिए अलग से यहाँ पे चंदा जमा करना पड़ेगा, 200 रुपया देंगे तो क्लास में बैठने दूंगा, अदरवाइज बैठने नहीं दूंगा, तो क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं। वाई? बिकॉज आई एम लीगली बाउंडेड। इसी तरह आप लोग खाना खाने गए एक अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वहां पे था एक वेटर। उस वेटर ने आपको बड़ा अच्छा रिसीव किया, आपकी गाड़ी पार्क करवाई, आपको फुल प्रोटोकॉल के साथ अंदर तक लेकर आया, आपको कुर्सी पे बिठाया, आपको मेन्यू सर्व किया, आपसे प्रॉपर बातचीत की, ऑर्डर लिया, गरम गरम खाना लेकर आया, साथ साथ पूछता रहा कि सर कुछ और चाहिए, कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई लस्सी। एंड के ऊपर जब आपने सब कुछ खाना पीना खा लिया, उसने आके आपसे फीडबैक भी ले लिया। आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट। यही होता है। आप बाहर आ रहे थे कि पीछे से आवाज आई, रुको, टिप किसने देनी है? तो आपने पलट कर देखा कि भाई ये क्या मांग रहा है, व्हाट इज दिस? तो सर टिप चाहिए। अरे कौन सी टिप, कैसी टिप, काहे की टिप? उसने कहा सर वो आपको सर्व किया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया है। तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, जवाब ये होगा कि दैट यू आर लीगली बाउंडेड टू डू दीज थिंग्स, और तुम्हें इसके लिए क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो किसी ऐसे काम के लिए होनी चाहिए जिसके लिए दूसरा बंदा ऑलरेडी बाउंड नहीं है, ऑलरेडी वो बाउंड नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 6 में से 4 बातों को जोड़ दें और इसकी डेफिनेशन बन जाएगी तो कितनी अच्छी बात है ना? आइए जोड़ते हैं। When at the desire of, ये पॉइंट आ गया, द promisee और एनी अदर पर्सन, वो येलो वाला पॉइंट आ गया। Who has done से मुराद और abstained, तो to do और not to do, और does और abstain, has done is past, does is present, और promises to do is future या abstain, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Am I clear यहाँ तक? पक्की बात है? फिर सोच लें, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ तक? पक्का? हमारी क्या हुई? एम ही हुई है। अच्छा,
होती है। और उसका पता ही होगा कि जब मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बाद में आपको देंगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक इस कंसिडरेशन है। तो अगर तो दोनों पार्टीज ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं तो इट मीन्स कोई कंसिडरेशन नहीं है। इट मीन्स कि वो एक सिर्फ प्रॉमिस तक महदूद है, वो एग्रीमेंट नहीं बना। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बन गया, और वो जिस तरह की डील आप बात कर रहे हो ना, वो फिर एक सोशल डील होगी। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर पैसा या गुड्स या सर्विसेज होते हैं, उसके बिना तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हम लोग कर ही नहीं सकते। तो वो सिर्फ प्रॉमिस तक महदूद रहेगी, एक समाजी सोशल प्रॉमिस तक रहेगी। उससे ऊपर उसी वक्त जा सकती है जब उसमें कंसिडरेशन ऐड हो। हाँ, बार्टर में आपसे मैंने क्या कहा, गुड्स या सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हो, आप गुड्स के बदले गुड्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। याद है, क्लियर है? भाई ने बार्टर बोल के ना इकोनॉमिक्स की याद ताज़ा करा दी। अच्छा जी, वो सवाल याद है 5% नहीं 10% या 15%, हैफनियम वाला सवाल जो अभी हम लोगों ने परसों किया है, जो रिसेंट आया है कि प्राइस 10% होगी या 15% डिस्काउंट मिलेगी, वो हम बाद में जाके तय कर लेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे कंसिडरेशन वाला एलिमेंट गायब था। कंसिडरेशन 90% हो या 85% हो, वो चीज़ उसने ऑथेंटिकेट या सर्टेन डेफिनेट नहीं की थी। अच्छा, आज का हमारा आखिरी टॉपिक दैट इज एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट्स, नॉर्मल जो रूल है ना, ये सुनिएगा गौर से। नॉर्मल रूल ये कहता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। मगर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें कंसिडरेशन अगर वन साइडेड है तो वो अलाउ है, वो अलाउ है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें कंसिडरेशन अगर वन साइडेड है तो वो अलाउ है। वो क्या है? वो अलाउ है। तो ये चार उसकी एक्सेप्शंस हैं जिसमें कंसिडरेशन टू वे मूव नहीं करेगी, सिर्फ वन वे मूव करेगी, यूनिलैटरल मूव करेगी, बायलैटरल मूव नहीं करेगी। शुरू करें। भूल जाए सामने क्या लिखा हुआ। रिसेंट बर्थडे किसकी गुजरी है? रिसेंट करीब करीब में बर्थडे किसकी गुजरी है? करीब करीब किसकी बर्थडे गुजरी है? जनवरी में गुजरी है। जनवरी में आपकी बर्थडे गुजरी तो गिफ्ट्स वगैरह आए थे? कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो कि आपको तोहफा तहफ़ देता हो। ये एग्जाम्पल मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वाले में। तो जनवरी में कोई गिफ्ट नहीं आया, आया था, क्या आया था? शर्ट एक आपको मिली। तो क्या इस शर्ट के बदले आपने कुछ इन रिटर्न दिया? पापा को कहा कि शर्ट के बदले ये पैसे रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। जो दुआ इल्यूजरी में आती है। फेंक दी शर्ट? हाँ, पसंद ही नहीं आई। केक दिया था, वो तो केक आपने सबको दिया ना, तो आपने खास तो नहीं दिया उनको। इस शर्ट के बदले कोई ट्रांजैक्शन की आपने पप्पो के साथ? नहीं की। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है आप उसके बदले दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं देते। चले इसी मिसाल को यूज करते हैं। आप बहुत अमीर हैं, आपके पास प्लॉट ही प्लॉट है। एक दिन आपको ख्वाब आया कि इंसान ने मरना भी तो होता, और फिर याद आया कि मैंने अभी तक नेकियां कमाई कितनी हैं। उसको देखते हुए आपने कहा मैं एक प्लॉट मस्जिद के नाम करती हूँ। माशाअल्लाह, एक प्लॉट मस्जिद के नाम करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने डोनेशन की है अपने एक प्लॉट की
मस्जिद को, इसको डोनेशन ही कहेंगे ना, क्योंकि डोनेशन में आपको इन रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जो डोनेट कर रहा है उसका नाम क्या होगा? डोनर। डोनर। और जिसको डोनेशन दी जा रही है उसका नाम क्या होगा? डोनर का डोनी। डोनी। डोनर का होता है धोनी नहीं, डोनर का होता है क्या? डोनी। तो आपने अपना प्लॉट इस मस्जिद को डोनेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जो कि दूसरे को ट्रांसफर हो चुका है, मगर क्या इन रिटर्न मस्जिद ने कुछ आपको दिया? नहीं दिया। इसे क्या कहते हैं? कंप्लीटेड गिफ्ट। इस केस में कंसिडरेशन वन साइड मूव कर रही है, टू साइडेड मूव नहीं कर रही है। ये अलाउ है। ये क्या है हंजरा भाई? ये अलाउ है। कुछ शर्त भी है। शर्त ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो आपको ये रिटर्न फॉर्म में करना पड़ेगा और ड्यूली रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न भी हो और ड्यूली लॉ में इसको आपने रजिस्टर भी करवाना है। ओरल नहीं करना कि आज ख्वाब आया तो वादा कर लिया, नेक्स्ट डे ख्वाब आया कि मैं जन्नत में हूं, अपना वादा वापस फेंक लिया। तो ये नहीं करना। अगर आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, डोनेट करनी है, तो फिर आपको प्रॉपर से रिटर्न फॉर्म में करनी पड़ेगी और उसको लॉ में ड्यूली रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं क्या? कंप्लीटेड गिफ्ट। ये बात समझ आई? ये बात क्लियर है? कंप्लीटेड गिफ्ट। इसमें कंसिडरेशन सिंगल साइड चली है, इन रिटर्न कुछ भी आपको नहीं मिला। ये क्लियर है? अब आपकी मिसाल पे आते हैं। फादर से क्या क्या मिला था आपको? बाइक। क्यों मिली थी? सालगिरह पे मिली थी। इनको इनके फादर से बाइक मिली क्योंकि इनके और इनके फादर के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था पीछे, या एक प्रॉमिस हुआ था पीछे। प्रॉमिस ये था कि बेटा अगर तुम पीआरसी क्वालिफाई कर लोगे ना तो मैं तुम्हें CD 70 लेकर दूंगा। मगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था? मस्जिद के साथ। इनका हुआ है इनके घर में। ये दोनों में फ़र्क है। आपका हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मगर आपके केस में वो फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है। आपका हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर की एक पार्टी के साथ इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मगर आपका हुआ है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, अगर आपको डर हो कि अब्बू जी मुकर जाएंगे तो आप क्या करोगे? लिखवा लेंगे। और जब लिखवाने के लिए जाओगे तो अब्बू जी क्या करेंगे? एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक टांग मार के घर से बाहर निकाल के लिखे आएंगे कि ये इसको मैं आग करता हूँ, ये अब हम में से नहीं। मगर ये कानून किसका है? अंग्रेज़ों का। और वहाँ पर जो ट्रस्ट है वो हमें पता है। वो कहते हैं कि अगर आपके घर वालों के साथ भी कोई रिश्ता होने जा रहा है, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको मिलनी है, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करता है उनके बीच में, तो वो चीज़ आपको लिखवा लेनी चाहिए। ना सिर्फ लिखवाओ बल्कि उसको लॉ में रजिस्टर भी करवा लो। गिफ्ट क्या है? विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स। ये कब माना जाएगा? जब ये इन राइटिंग हो और ड्यूली रजिस्टर्ड हो। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या है? एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अंडर लॉ रजिस्टर हुआ हो, ऑन अकाउंट ऑफ लव या अफेक्शन हुआ हो, एंड पार्टीज शुड बी इन अ नियर रिलेशन। आपके केस में दो पार्टीज नियर रिलेशन में नहीं थी
उनके केस में हैं। ये दोनों को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ बार बार? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सवाल ऐसा आ जाता है जिसका आंसर आप दोनों से दे सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? इसमें पार्टीज करीब की नहीं है, इसमें पार्टीज करीब की हैं। ये भी इन राइटिंग होना चाहिए और ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये भी इन राइटिंग एंड ड्यूली। ये दोनों बातें क्लियर है? अलाउ है ना, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड होते हैं, मगर ये एक्सेप्शंस हैं उसके। वो तो एक प्रॉमिस है, वो एक जस्ट एक प्रॉमिस हुआ, मगर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। वो कमर्शियल नहीं थी, वो कमर्शियल नहीं थी, वो एक घरेलू ट्रांजैक्शन थी। नहीं, पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन, पार्टीज के दरमियान एक रिश्ता है, नियर रिलेशन है, तो वो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, फादर मदर सिबलिंग्स, बाप बेटी माँ बेटा, ये वाला होता है रिलेशनशिप। दो बातें हमारी रह गई हैं। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सुनिएगा गौर से। क्या क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वही वेटर जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे। लेट्स सपोज उस वेटर ने आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किया, आप पे इसने इतनी जान लगाई जो हर नॉर्मल वेटर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसने बहुत एफर्ट्स की, आपके जूते तक उसने उठा के आपको दे दिए। या वो फायर ब्रिगेड का बंदा जिसने आपका मोबाइल बचाया था, मगर उसने शर्म के मारे आपसे पैसे डिमांड नहीं किए। नेक्स्ट डे आप उठे, अब बड़ा अंदर से ना वो बुरा सा फील कर रहे थे कि यार ये गलत हो गया, मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे, उसने मेरा इतना साथ दिया। तो नेक्स्ट डे आप उसके पास पहुंच गए और आपने जाके उससे कहा कि भाई तुमने लास्ट डे मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया था, उस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं थे, अब हैं, तो अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। या इनाम दे दिया या प्रॉमिस कर लें कि इन फ्यूचर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहलाता है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मगर वो क्या होनी चाहिए? वॉलंटरी, लीगली बाउंडेड नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि इससे जो पीछे दो पड़े हैं ना, इनमें दो बातें कॉमन थी, रिटर्न हो और ड्यूली। ये बातें इसमें से मिसिंग है। इसमें उसने वर्ड यूज किया सिर्फ प्रॉमिस का, और हमें पता है कि प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेस एंड इट कैन बी इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस के अंदर भी दो बातें हैं, रिटन और ओरल। तो ये ओरल हो सकता है, मगर ये दो ओरल नहीं हो सकते। ये वाला प्रॉमिस ओरल हो सकता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये बन जाएगा उस वक्त, मगर इस केस में ये नहीं है। आखिरी बात, टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट, फ्रूट मंडी में आप लोग गए सामान लेने के लिए, बल्कि आप लोग नहीं गए, एक बर्गर बच्चे को बेचते हैं। एक बर्गर बच्चा जाता है फ्रूट स्टॉल से फ्रूट्स परचेज करने के लिए। उसको एक रेडी मिलती है, उस रेडी के ऊपर तमाम फ्रूट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। जाके कहता है ब्रो हाउ मच। उसने कहा साहब जी इतने का, इतने का, इतने का, इतने का।
ऑल पैक कर दो, ऑल पैक कर दो। सारे पैक करा लिए भाई ने। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भाई ने सारे पैक करा लिया। जब पेमेंट की बारी आई तो कहता है डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? कार्ड्स मशीन है तुम्हारे पास? उसने कहा पागल हो गया, एक रेडी वाले के पास मशीन होगी? नहीं होगी। उसने कहा नो कार्ड, ओनली नकद, कैश। उसने कहा नो कैश, कार्ड, चेक चलेगा? उसने कहा चेक चल सकता है। रेडी वाले ने चेक ले लिया, उसने चेक काटा, साइन किए, अमाउंट लिखी, चेक बना कर दे दिया। अच्छा, रेडी वाले के पास जितना भी सामान था वो बिक चुका, उसकी रेडी खाली है। वो बड़ा खुश हुआ कि फर्स्ट दिन उसकी लाइफ का जिसमें उसकी सारी रेडी एक ही गो में बिक गई है और पैसे भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आए हैं, कैश नहीं आया, बैंकिंग चैनल्स यूज़ हुए हैं। वो इसी खुशी में घर चला गया, जाकर अपनी बीवी बच्चों को बताया कि आज से हमारा बिजनेस बैंकिंग ट्रेड्स भी किया करेगा, आज से हम लोग चेक के ऊपर ट्रांजैक्शंस किया करेंगे। खैर उसके लिए तो एक खुशी का माहौल था, तो उसकी बीवी बच्ची ने कहा कि ऐसा करें, इसको ना फ्रेम करा लें इस चेक को एज अ यादगार, और ने फ्रेम कराता। अब हमें पता है कि चेक की एक लाइफ होती है, कितनी होती है? 6 मंथ्स। 8 महीने के बाद उसको एहसास हुआ कि पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे थे कोई नहीं। फिर याद आया कि वो एक चेक हम लोगों ने फ्रेम करवाया था, वो फ्रेम तोड़ा, चेक निकाला, बैंक पहुंच गए। 8 महीने के बाद बैंक वाले को जाके कहा कि सर जी वो चेक कैश कर दें। उसने चेक देखा, उस बंदे को देखा, फिर चेक देखा, फिर उस बंदे को देखा। उन्होंने कहा ये चेक कैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम बार्ड हो गया, ये चेक टाइम बार्ड हो चुका, तो अब ये कैश होने के काबिल नहीं है, अनलेस कि जिसने ये चेक बनाया है वो इन राइटिंग अपने साइन करे, डेट नहीं डाले, या पुराना चेक फाड़ के नया चेक उसको निकाल के दे दे। अब ये फल वाला बहुत परेशान, उसके तो पैसे गए, तो परेशानी में ये वापस जा रहा था तो उसको वही आवाज़ मिली, ब्रो फ्रूट्स। पलटा, नहीं होता, वो पलटा कि ये आवाज़ तो मैंने कि सुनी भी लग रही है ना। वो उसके पास पहुंच गया कि आपको याद है आप मेरे पास 8 महीने पहले आए थे, आपने ये बाय किया था, वो बाय किया था, ये चेक था, मैंने कैश नहीं कराया, खुदा के वास्ते मुझे इसको कैश करवाने दो। उसने कहा ब्रो नो वरी। उसने दोबारा से उस चेक को ठीक कर दिया, या ठीक कर दिया या नया चेक इशू कर दिया। सवाल आपसे ये है कि उस बंदे को नया चेक इशू करने पे कोई फल मज़ीद मिले? नहीं।